Welcome to St. Angel's online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 12th biology, chapter 7 evolution. Next part, lecture number 6, जिसमें बेटा हम लोग सीखेंगे अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन क्या है। हम लोग सभी जानते हैं डार्विन हो, लेमार्क या ह्यूगो डी व्राइस, इन लोगों ने एवोल्यूशन को समझाया है। डार्विन कहते हैं डार्विन डिड नॉट रिक्वायर एक्सप्लेन how evolution give rise to different species of the same organism. मेंडेल ने मेंशन किया था अबाउट इनहेरिटेबल फैक्टर। किसके विषय में था? मेंडेल ने बताया था कि इनहेरिटेबल फैक्टर्स क्या होते हैं, और वो बताते हैं कि इनहेरिटेबल फैक्टर ही है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है बेटा, मेंडेल ने क्या बोला था आपको खुद पता है। मेंडेल मेंशन about inheritable character। वो कैरेक्टर जो पेरेंट से प्रोजेनाइट तक जाते हैं, और वो कहते हैं कि यही इनहेरिटेबल कैरेक्टर ऐसा फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है बेटा? इन्फ्लुएंस। किसको इन्फ्लुएंस करता है? इट इन्फ्लुएंस फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है, वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को इफेक्ट जो करता है वो इनहेरिटेबल कैरेक्टर। ह्यूगो डी व्राइस बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन किस बेस पर बेटा? बेस्ड ऑन वो वर्क क्या है बेटा? किस पे किया था इन्होंने? इन्होंने किया था इवनिंग प्राइम रूल्स। He worked on evening prime rule, suggested that variation occurs due to mutation। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं variation occurs due to mutation। म्यूटेशन होने से वेरिएशन occur होता है। ये बात किसने बताई है? ये बताई है बेटा ह्यूगो डी व्राइस। ठीक है, बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइम रूल उन्होंने बताया कि वेरिएशन जो होता है वो म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन मैंने बताया था, म्यूटेशन बेटा क्या होता है? रैंडम और डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है म्यूटेशन बेटा? रैंडम और डायरेक्शनल होता है। म्यूटेशन रैंडम और डायरेक्शनल होता है। ठीक है, जबकि वेरिएशन, while the variation that Darwin talked about were small and directional। ठीक है बेटा, सॉरी मैं बोल दिया डायरेक्शन लेस। म्यूटेशन रैंडम है मगर डायरेक्शन लेस है। क्या है? डायरेक्शन लेस है। ह्यूगो डी व्राइस। जबकि अगर हम डार्विन की बात करें, डार्विन ने बताया हुआ है क्या कि वेरिएशन जो होता है वो स्मॉल एंड डायरेक्शनल होता है। क्या होता है बेटा? स्मॉल एंड डायरेक्शनल होता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट सबने समझाया हुआ है। तो ह्यूगो डी व्राइस एक टर्म देते हैं, एक नया टर्म आएगा बेटा सॉल्टेशन। एक नया टर्म है सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्या होता है बेटे? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ध्यान रखना, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को कहा जाता है सॉल्टेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्टेशन। कहते हैं दिस सॉल्टेशन, राइट है, गिव द नेम सॉल्टेशन टू द म्यूटेशन विच ब्रॉट अबाउट स्पेसिएशन। और यही क्या लाता है बेटा? स्पेसिएशन होता है। स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज का बनना, जो कहलाता है फ्रॉम ओल्डर वन बाय द इवोल्यूशन। पुराने में इवोल्यूशन होगा, नई स्पीसीज बनेगी। इवोल्यूशन होने का कॉज म्यूटेशन है, वो भी एक स्टेप में बड़ा म्यूटेशन होगा तो स्पेसिएशन हो जाएगा, मतलब एक नई स्पीसीज बन जाएगी। तो तमाम तरह के मैकेनिज्म दिया है, अलग अलग लोगों ने। डार्विन कहते हैं
कि भाई नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन का मेजर कॉज है। ह्यूगो ड्यूराइज कहते हैं कि म्यूटेशन जो है, उधर मेंडेल कहते हैं कि जो वेरिएशन है, वेरिएशन से जो होता है, वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है। और वेरिएशन करने का मेजर फैक्टर कौन है? इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। अगर हम लेमार्क की बात करें, लेमार्क ने एक्वायर्ड ट्रेट्स को बताया कि एक्वायर्ड ट्रेट ट्रांसफर होता है, मतलब वो ट्रेट जो आफ्टर बर्थ हम लाइफ में गेन करते हैं वो ट्रेट ट्रांसफर होता है। जिराफ का एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में दिया था। जबकि अगर हम डार्विन की बात करें, डार्विन हमेशा इनहेरिटेबल कैरेक्टर के बेस पर बताते हैं कि जो कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेटे ट्रांसमिट हो सकते हैं, वही क्या होते हैं इवोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट, हैडी वेनबर्ग प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? हैडी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, हैडी वेनबर्ग हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलील ऑफ अ जीन, क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरिंग ऑफ किसका ऑकरिंग बेटा? एलील्स का। एलील किसके? जीन। मैंने कहा था जीन के फॉर्म को हम एलील, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को हम एलील कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरिंग ऑफ अ एलील ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में क्या होता है? इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। वो क्या होते हैं माय डियर? रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। कैसे? थ्रू आउट द जनरेशन, थ्रू जनरेशन। ठीक है, मतलब ये कह लो कि किसी एलील की फ्रीक्वेंसी किसी जनरेशन में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, अनलेस तब तक कोई डिस्टर्बेंस जब तक डेवलप ना हो, अनलेस डिस्टर्बेंस सच एज म्यूटेशन की बात की जाए, सच एज म्यूटेशन हो जाए। ठीक है बेटा, म्यूटेशन या नॉन रैंडम मीटिंग हो जाए, जब तक ये नहीं होगा तब तक उसका पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, ये बात जो मैंने आपको समझाई है एक बार दोबारा समझ लो। हार्डी वेनबर्ग कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में उनकी जीन की एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है पूरी जनरेशन में कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। वो तभी बदलेगा जब कोई नया ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एंट्री करेगा, या जीन की फ्रीक्वेंसी बदलेगी, म्यूटेशन होगा, या नॉन रैंडम मीटिंग। ठीक है बेटा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम जिसे हम जीन पूल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, मतलब जीन पूल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटे, चलिए कहते हैं सम टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज वन। जितने फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर हम मान के चलें फ्रीक्वेंसी ले लें अलग अलग टाइप का, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए को अगर हम लिखें, मतलब होमोजाइगोस डोमिनेंट कैरेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करें पी स्क्वायर से। ठीक है बेटे, और अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करें क्यू स्क्वायर से, और हेट्रोजाइगस कैरेक्टर को अगर एक्सप्रेस करें पी क्यू से। ठीक है बेटे, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? पी क्यू जिसे हम ए कैपिटल ए स्मॉल ए बोलते हैं, पी क्यू बोलते हैं, और इसको हम लिखते हैं 2p। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। हर तरह का एलील की फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, विच इज मतलब ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, इट इज एक्सटेंशन ऑफ द p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज दिस। ओके बेटा, व्हेन द फ्रीक्वेंसी
मेजर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड, अगर फ्रिक्वेंसी जो है एक्सपेक्ट करो उससे अलग आता है, इट इंडिकेटिव ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज, मतलब वो शो कर देता है एवोल्यूशन हुआ। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कई फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, अगर हम ऐसे फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, ये कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आओ जानते हैं। पहला फैक्टर है बेटा जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। फर्स्ट फैक्टर अफेक्ट इज जीन फ्लो, ठीक है बेटे। सेकेंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, दीज फैक्टर्स अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। जेनेटिक ड्रिफ्ट कह सकते हैं, चेंज अकरिंग बाय चांस, जिनको सडन चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। म्यूटेशन एक फैक्टर होता है, म्यूटेशन भी इसको अफेक्ट करता है। हार्डी, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, ये जो बता रहा हूं मैं आपको, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है बेटे। अगर हम और बात करें नेचुरल सिलेक्शन, आप लिख सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन। These factor affect the Hardy-Weinberg। Sometime क्या होता है कि जो एलील की फ्रीक्वेंसी है ना, is so prominent in the new sample of the population that they become a different species। and original drifted जो population है become the founder, इसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। फिर समझ लो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एलील की फ्रीक्वेंसी बहुत ही प्रोमिनेंट होती है किसी भी सैंपल, भाई पॉपुलेशन है उसमें एलील की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बेटा, बिल्कुल ही डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो नया स्पीसीज बन जाएगा और ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम द फाउंडर, जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन और फाउंडर बन जाता है, इसे फाउंडर इफेक्ट